प्रिय शिक्षार्थियों, एनआईएस के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रविकांत, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार से आज आपके समक्ष खंड 1 इकाई 1 की वैज्ञानिक सोच एवं अभिवृत्ति नामक शीर्षक पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए चर्चा शुरू करें। वर्तमान युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान ने संपूर्ण मानव जीवन को बदल दिया है। दिन प्रतिदिन होते नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। जहाँ पुरानी मान्यताएं अस्वीकृत हुई हैं, वहीं नवीन मान्यताओं ने जन्म लिया है। शिक्षार्थियों, अगर ये कहा जाए कि विज्ञान ने आज पूरा जीवन, हमारा मानव जीवन बदल दिया है, तो ये गलत ना होगा। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हम सभी विज्ञान के बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है या वैज्ञानिक सोच क्या है? वैज्ञानिक सोच मान्यताओं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ एवं प्रयोगों के प्रक्रियाओं को देखने का तरीका है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक सोच में वैज्ञानिक मान्यताएं, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, विज्ञान के लाभ, उनके प्रयोग और इन सब में जो प्रक्रियाएं हमारी उपस्थित हैं, उनको हम देखते हैं, तब हम बोलते हैं कि एक वैज्ञानिक सोच है या दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिक सोच को कथन कारण के सिद्धांत के चिंतन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों, यहाँ ये बता देना बहुत आवश्यक है कि विज्ञान कथन और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, कथन और कारण का सिद्धांत, इसका अर्थ कथन का कोई ना कोई कारण होगा और किसी कारण के, यानी कि अगर कोई कारण है हमारे पास, तो उसके पीछे कोई ना कथन अवश्य होगा। यानी कि ये कथन और कारण सिद्धांत जो है, ये हमारा विज्ञान का जो है वो एक, जिसको हम समझें, नींव है। ये इसी पर आधारित है। दैनिक जीवन की क्रियाओं, वैज्ञानिक नियमों के प्रशिक्षण करना और उनका सामान्यीकरण करना भी वैज्ञानिक सोच का एक लक्षण है। यानी कि दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, हमारी जो आसपास घटित हो रही हैं, जो हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ये भी शामिल हैं इसमें। उसमें वैज्ञानिक नियमों को देखना और उनका सामान्यीकरण करना, यानी उनके बारे में सोचना कि ये क्यों हैं, कैसे हैं, और एक निष्कर्ष पर पहुंचना, ये भी एक वैज्ञानिक सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अब वैज्ञानिक सोच जो है वो के प्रकार क्या हैं? तो वैज्ञानिक सोच के निम्नलिखित 3 मार्ग या दर्शन हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुभववाद, दूसरा है वैज्ञानिक संदेहवाद, तीसरा है तर्कवाद या बुद्धिवाद। अब चर्चा करेंगे सबसे पहले अनुभववाद। अनुभववाद के प्रमुख समर्थक हॉक, बर्कले, हॉम तथा हार्टले हैं। अनुभववाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें इंद्रियों को ज्ञान का माध्यम माना जाता है। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, अनुभववाद यानी कि वह वाद जो अनुभव आधारित है। इसमें जो सबसे मुख्य स्थान दिया गया है वो इंद्रियों को दिया गया है। इंद्रियों का ज्ञान जो है वो सर्वप्रथम है, इसलिए अनुभववाद जो है वो इंद्रियों के ज्ञान पर आधारित है। अनुभववाद इस सिद्धांत पर बल देता है कि जो कुछ अनुभव से प्राप्त होता है वह ही सत्य है। यानी कि जो कुछ हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, वही सारा ज्ञान हमारे लिए सत्य होगा। कालांतर में इंद्रियों के साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों से प्राप्त अनुभवों को भी अनुभववाद ने स्वीकार किया है। यानी कि इसका अर्थ यह है शिक्षार्थियों कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर हमारी इंद्रियां संवेदनशील नहीं हो पाती हैं, या तो वो बहुत सूक्ष्म है या फिर वो बहुत ज़्यादा वृहद या बड़ी हैं। तो उन परिस्थितियों में वैज्ञानिक उपकरणों से भी जो हमको अनुभव हो रहे हैं, वह भी अनुभववाद के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएंगे। अब अनुभववाद का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है? इसमें है सबसे पहले अवलोकन, परिकल्पना का विकास करना। यानी कि सबसे पहले आप देखिए, जो हमारी परिस्थिति है उसको देखिए, उसको अवलोकित कीजिए और परिकल्पना को विकसित कीजिए। परिकल्पना का मतलब होता है कि हम एक वाक्य बनाते हैं, एक उद्घोषणा बनाते हैं पहले से, जिसको कि हमको परीक्षित करना होता है। इसका जो अगला चरण है वह है आगमन, परिकल्पना का निर्माण करना। यहाँ पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। संबंधित जो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न है, समस्या उत्पन्न है, उसके समाधान के लिए हमें परिकल्पना का निर्माण करना है और उससे संबंधित परिकल्पना का निर्माण इसी चरण पर किया जाता है। इसके बाद निगमन, परिकल्पना के अनुभवों पर परीक्षणों का प्रयोग। यानी कि जो परिकल्पना हमने बनाई है उसको हम परीक्षित करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण को करते रहेंगे जिससे कि हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, कुछ हमें आंकड़े प्राप्त हो सकें। अनुभववाद के अगले चरण में जो है वह है परीक्षण, नए अनुभवों पर परीक्षण करना। यानी कि अब हमारे पास जो पिछले जो चरण से हमको अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसमें हम नए अनुभव
उसमें सम्मिलित करेंगे और उनका फिर से परीक्षण करेंगे। अगले चरण में होगा मूल्यांकन, परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन, यानी कि जो हमें अभी परीक्षण से प्रमाण मिले हैं उन सब का हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे और उनको बहुत ही सामान्य अर्थों में हम लिखेंगे, जिससे कि वो सामान्य जन के कार्य आ सकें। अगला जो हमारा एक दर्शन है वह है वैज्ञानिक संदेहवाद। गैलीलियो का योगदान संदेहवाद के विकास के लिए याद किया जाता है। एक स्थापित दर्शन के रूप में संदेहवाद किसी स्थापित प्रक्रिया, ज्ञान या मान्यता में संदेह को प्रोत्साहित करता है। संदेहवाद, संदेह का मतलब है किसी भी प्रक्रिया में, वस्तु में, मान्यता में, विश्वास में शंका को प्रदर्शित करना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाद है विज्ञान का कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये प्रक्रिया क्यों हुई। जैसे कि मैं यहाँ एक बहुत आसान से उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। ये संदेहवाद है और इसी संदेह को जानने के लिए न्यूटन ने एक जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की वो इसी का परिणाम था। इसलिए संदेहवाद जो है वो भी एक वैज्ञानिक जो हमारा शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है, वो एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में उसमें भी स्थापित है। यहाँ स्पष्ट रहे कि संदेहवाद किसी प्रकार के विरोध की प्रक्रिया ना होकर उन स्थापित मान्यताओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है जिनका कोई आनुभाविक प्रमाण उपलब्ध ना हो। इसका अर्थ यह है कि संदेहवाद विरोध नहीं करना है, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका पुनर्मूल्यांकन करना है। और पुनर्मूल्यांकन भी क्यों किया जाए, क्योंकि उसके कोई आनुभाविक प्रमाण पहले से उपलब्ध हमारे पास नहीं है। तो किसी स्थापित मान्यताओं का विरोध करना संदेहवाद नहीं है, उस स्थापित मान्यताओं को पुनर्मूल्यांकित करना ये संदेहवाद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि संदेहवाद किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। अगला जो हमारा दर्शन है वह है तर्कवाद या बुद्धिवाद। बुद्धिवाद या तर्कवाद बुद्धि के उपयोग एवं विकास को इंगित करता है। बुद्धिजीवियों ने तथा बुद्धि से संबंधित कार्यों को विशेषण देने की क्रिया को बुद्धिवाद कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि का प्रयोग, देखिए मानव जो है उसको प्रकृति ने बुद्धि दी है, उसको एक विवेक दिया है, जिस विवेक का प्रयोग करके वो आज सफलता के चरम पर है। इसलिए ये वाद ये कहता है कि बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको महत्व दिया जाए और वही व्यक्ति बुद्धिवादी कहलाएंगे जो बुद्धिवाद से संबंधित कार्यों को महत्व देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा है हमारा। बुद्धिवाद एक ऐसी प्रणाली भी है जो तार्किक शक्ति के साथ सत्य की अंतिम परीक्षा करती है। सामान्य अर्थों में ये कहा जा सकता है कि बुद्धिवाद या तर्कवाद वैज्ञानिक तरीके से तर्कों का प्रयोग करने के निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग है। यानी कि बुद्धिवाद में हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों के जो तर्क हैं उनका प्रयोग करते हैं और उसी के आधार पर हम निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। इस जो हम आज चर्चा कर रहे हैं इसका एक जो दूसरा आयाम है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतः एक ऐसी मनोवृत्ति या सोच है जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्यकरण को जानने की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करती है तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शर्त है कि बिना किसी प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास ना करना या उपस्थित प्रमाण के अनुसार ही किसी बात पर विश्वास करना। शिक्षार्थियों, ये बता देना यहाँ आवश्यक है कि विज्ञान का जो सबसे प्रथम उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की अंधविश्वास आज भी व्याप्त हैं और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके समाधान में, उनको नष्ट करने में बहुत सहायक है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान को आत्मसात करें। अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लक्षण। सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानने से पहले जानने को प्रोत्साहित करता है। इसका अर्थ ये है कि आप मानिए नहीं, पहले उसको जानिए उसके बाद मानिए, क्योंकि अगर आप पहले से उसको मानने लगेंगे बिना जाने तो हो सकता है कि ये अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाए। लेकिन विज्ञान कहता है कि पहले जानिए उसके बाद उसको मानिए। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जिज्ञासा। इसका मतलब है कि आपके अंदर जिज्ञासा हो। आपने कोई घटना देखी, कोई प्रक्रिया देखी, वो चाहे प्रकृति में घटित हो रही हो या आसपास के घटित आपके आसपास के माहौल में घटित हो रही हो, तो सबसे पहले आपके मन में एक जिज्ञासा आई, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये जिज्ञासा के लक्षण हैं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो लक्षण है वह है जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप उसको ऐसे ही मानते रहेंगे और अंधविश्वासों को जो प्रोत्साहन मिलता है वो
इसी जिज्ञासा की अनुपस्थिति की वजह से मिलता है कि हम उसको जानते नहीं हैं। इसलिए जिज्ञासा सबसे पहला दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वह है निष्पक्षता। शिक्षार्थी, इसका अर्थ यह है कि हम जब जिज्ञासा हमारे मन में आ गई तब किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए। हम उसको सपोर्ट ना करें, हम उसका विरोध भी ना करें, हम उसका समर्थन भी ना करें। हम निष्पक्ष होकर उसकी जांच करें, और ये निष्पक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बहुत आवश्यक है। अगली जो हमारी इसकी जो अगला लक्षण है वह है मुक्त या खुली मानसिकता। इसका अर्थ यह है कि आप जब किसी प्रक्रिया के प्रति संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, आप किसी प्रक्रिया के लिए आपके मन में जिज्ञासा है, तो हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार के विरोध या किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का सामना करना पड़े। तो उसके लिए आपकी खुली मानसिकता का होना, मुक्त मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्रकार के सुझाव उस प्रक्रिया के बारे में आपको मिल रहे हैं उनको आप स्वीकृत करें। इसलिए मुक्त या खुली मानसिकता का होना वैज्ञानिक प्रक्रिया में या वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में बहुत आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, अंत तक, जब तक कि हम उस खास प्रक्रिया या जिस भी चीज़ में हमने संदेह व्यक्त किया है उसको अंत तक उसके परिणामों को ना खोज लें, तब तक हमको दृढ़ संकल्पित रहना पड़ेगा कि हर हालत में हमको उसको निष्कर्ष तक पहुंचना है। अगला जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो लक्षण है वह है नम्रता। शिक्षार्थियों, ये तो एक सामाजिक लक्षण भी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ज्ञान के सृजन के लिए हमको नम्र होना, नम्रता का होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक है। अगला जो लक्षण है इसका वह है संदेहवाद। संदेहवाद, जैसा कि अभी आपको पहले भी मैंने बताया कि हमको संदेहवाद यानी कि संदेह रखना होगा। हम चीज़ों को ऐसे ही ना मान लें, हम चीज़ों के प्रति संदेह उत्पन्न करें और वो संदेह ही हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे की ओर मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए संदेहवाद जो है वह भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एक आधार उत्पन्न कराता है। अगला लक्षण जो है वह है बौद्धिक ईमानदारी आदि। बौद्धिक ईमानदारी का यहाँ अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने किसी समस्या के समाधान के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए या किसी भी तरह की वैज्ञानिक गतिविधि के लिए कोई कार्य करना प्रारंभ किया है, तो ऐसा ना हो कि आप उसमें तथ्यों को छुपाएं या तथ्यों में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करें या उसमें कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करें। आपको यहाँ बौद्धिक ईमानदारी का परिचय देना है कि जो भी निष्कर्ष हमको मिलेंगे, जो भी तथ्य हमको मिलेंगे, हम जिसके प्रति संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें हमको अपनी पूरी बौद्धिक ईमानदारी का वहाँ पर दिखाना है। अंधविश्वास एवं अज्ञान मुक्त समाज के निर्माण के लिए शिक्षा का प्रसार महत्वपूर्ण है। सरकार सदैव शिक्षा के प्रसार पर जोर देती रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए शिक्षकों से आह्वान किया है। आधुनिक समय में नई प्रौद्योगिकी जैसे उपग्रह के माध्यम से शिक्षा के प्रसार में तेज़ी लाई जा सकती है। समाज में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी यह है कि हम शिक्षा का प्रसार कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और अधिक से अधिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग शिक्षा में करें। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, आपने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षण की सहायता से हम बहुत ही सुविधा तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से हम अपने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जिससे कि वो समाज में और देश में, देश के हित के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है।
online on time for safe and secure admission. हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में
12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है। अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े